नेक्स्ट आता है गृह विज्ञान का क्षेत्र। गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का अध्ययन कराया जाता है। नंबर 1, शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा का अध्ययन हम गृह विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की रचना तथा उसकी कार्य प्रणाली का सामान्य ज्ञान आवश्यक है। साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने तथा रोगों से उनकी रक्षा के उपाय भी ज्ञात होने चाहिए। अर्थात शरीर विज्ञान के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा? स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारियों का अध्ययन किया जाएगा। स्वास्थ्य क्या होता है? मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो कोई भी कार्य करने में समर्थ होगा, अन्यथा नहीं होगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर की संरचना किस प्रकार की है, इसका अध्ययन किया जाएगा। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, यानी कि उनकी कार्य प्रणाली का सामान्य अध्ययन कराया जाएगा। कार्य प्रणाली का अध्ययन करने से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि जो हमारे सामान्य तौर पर जो हमारे शरीर के अंग है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो वो अपना कार्य धीमी गति से करने लगते हैं। तो अगर हमें कार्य प्रणाली का ज्ञान ही नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे शरीर के अंग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, हम स्वस्थ हैं या नहीं है, या हमें कौन सी बीमारी है, या हमारा स्वास्थ्य किन वजह से खराब है। साथ ही साथ शरीर को स्वस्थ रखने, किस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें इसका, तथा रोगों से उनकी रक्षा के उपाय भी इसके अंतर्गत ज्ञात किए जाते हैं। इसके अंतर्गत हम अपने शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं इसका ज्ञान कराया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा का भी ज्ञान इसके अंतर्गत कराया जाता है। नेक्स्ट आता है विज्ञान। इसके अंतर्गत सामान्य विज्ञान का भी आपको अध्ययन कराया जाता है। गृह विज्ञान में सामान्य विज्ञान का अध्ययन कराया जाता है। रसायन विज्ञान के अध्ययन से हमें भोज्य पदार्थों के तत्वों के संबंध की जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत जब हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं या पोषक तत्व हैं उनमें कौन कौन से रसायन तत्व होते हैं। उसमें कुछ ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत कराया जाता है। जीवाणुनाशक तथा कीटाणुनाशक पदार्थों के संबंध में ज्ञान होता है। जीवाणुनाशक तथा कीटाणुनाशक इन सभी पदार्थों के बारे में अध्ययन कराया जाता है तथा किस प्रकार से इन्हें दूर किया जा सके या नष्ट किया जा सके इनका भी अध्ययन कराया जाता है। भौतिक विज्ञान के अनेक घरेलू उपकरणों का सिद्धांत तथा उनके प्रयोग की विधियों व रख रखाव का ज्ञान प्रदान करना। इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान के अंतर्गत वे सब हमारे साधन आते हैं, जितने भी हमारे भौतिक उपकरण हैं, चाहे वो हमारी वॉशिंग मशीन है, चाहे गैस है या मिक्सर ग्राइंडर है, जूसर है, ये सब चीज़ें भौतिक उपकरणों के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब का हमें ज्ञान कराया जाता है कि किस प्रकार से हम इनका यूज़ करें, इनका रख रखाव करें तथा इनका प्रयोग करके किस प्रकार से हम अपने श्रम और समय दोनों की बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है आहार और पोषण विज्ञान। इसके अंतर्गत आहार और पोषण विज्ञान का भी अध्ययन कराया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम भोजन में क्या खाएं, कितना खाएं, भोजन के विभिन्न तत्वों का शरीर और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, विभिन्न आयु में व्यक्तियों के भोजन संबंधी आवश्यकता क्या है, भोज्य पदार्थों के गुण अवगुण, इनकी सुरक्षा कैसे करें आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अर्थात हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हम अपने भोजन में क्या खाएं, हमें क्या खाना चाहिए। खाते समय हमें जब भी हम अपने डाइट का निर्धारण करते हैं तो हम किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, हम अपनी आयु का ध्यान रखते हैं, हम अपने वेट का ध्यान रखते हैं, हम अपनी हाइट का ध्यान रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही हमें खाना या अपनी डाइट का निर्धारण करना चाहिए, वही हमें डाइट लेनी चाहिए। उसमें हमें क्या खाएं इसका ध्यान रखना है, कितना खाना चाहिए, एक समय में हमें कितना खाना चाहिए, एक बार में हमें कितना खाना चाहिए, ये ध्यान रखा जाता है। भोजन के विभिन्न पोषक तत्व जो हम खा रहे हैं, हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें भी पोषक तत्व हैं भी, या फिर हम फास्ट फूड टाइप ही खा रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार के कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं।
स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा जो हम पोषक तत्व ले रहे हैं उनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न आयु में व्यक्तियों की भोजन संबंधी आवश्यकता क्या होती है। व्यक्ति एक ही फैमिली में विभिन्न आयु वर्ग के लोग रहते हैं, जैसे हमारे दादा दादी रहते हैं जो एजड होते हैं, मम्मी पापा अलग आयु के होते हैं, बच्चे अलग आयु के होते हैं। तो इन सब की आयु के अनुसार ही हमें भोजन संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि सबकी भोजन की आयु के अनुसार सबकी भोजन के संबंधित जो आवश्यकता होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस चीज़ का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा कि किस आयु में किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, कौन सा देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए। भोज्य पदार्थों के गुण अवगुण, इनकी सुरक्षा कैसे करें आदि का अध्ययन किया जाता है। किन भोज्य पदार्थों के, जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं, तो इनका अध्ययन कराया जाता है। इनकी हम सुरक्षा कैसे करें, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत कराया जाता है। नेक्स्ट जो है इसके अंतर्गत नंबर 4 है। नंबर 4 के अंतर्गत आता है इसमें रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा। रोगी कौन होते हैं? रोगी होते हैं जो बीमार व्यक्ति होते हैं, उनको रोगी कहा जाता है। प्राथमिक चिकित्सा, डॉक्टर के आने से पूर्व जो चिकित्सा दी जाती है उसको प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की चोटों और दुर्घटनाओं में तत्काल कुछ उपचार हो जाने से अनेक प्राणी मरने से बच जाते हैं और उनका कष्ट बढ़ता नहीं है। विभिन्न प्रकार की चोटें और दुर्घटनाओं में कई बार क्या होता है, अचानक से किसी को भी कोई चोट लग जाती है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि आप तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाओगे। मान लो किसी को चोट लग गई है और उसका रक्त बह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तुरंत ही उस पर कोई पट्टी बांध देनी चाहिए ताकि रक्त बहना बंद हो जाए। तो ये क्या हुआ, ये तत्काल उपचार हुआ। इसी को क्या, तत्काल उपचार को क्या कहा जाता है, इसी को प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। जिससे क्या होता है, रोगी अनेक प्राणी मरने से बच जाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो व्यक्ति का रक्त बहता रहेगा और उसकी उस समय पर मृत्यु भी हो सकती है। तो जब भी कोई दुर्घटना होती है या चोट लगती है तो उसका तुरंत ही तत्काल कुछ ना कुछ उपचार एकदम करना चाहिए और उसके पश्चात क्या करना चाहिए, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसी कारण से गृह विज्ञान में विभिन्न रोगों के होने पर किस प्रकार परिचर्या की जाए इसका अध्ययन किया जाता है, यह सिखाया जाता है तथा प्राथमिक चिकित्सा की संपूर्ण अध्ययन इसके अंतर्गत कराया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट 5 आता है मातृ कला और बाल मनोविज्ञान। बालक की प्रारंभिक शिक्षा घर से शुरू होती है, अतः माता को यह ज्ञान होना चाहिए कि बालक को बचपन से ही किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। बच्चों का उचित शारीरिक एवं मानसिक विकास किस प्रकार से किया जाए। आगे चलकर इन सभी बातों का सम्मिलित प्रभाव बालक का व्यक्तित्व और चरित्र बनाने में पड़ता है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि एक माता को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसको अपने बच्चे को बचपन से ही किस प्रकार की शिक्षा देनी है। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो घर से ही प्रारंभ हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा पैदा होते ही पढ़ने जाने लगता है, वो कुछ साल बाद पढ़ने जाता है। तो माता को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसको किस प्रकार की शिक्षा बचपन से ही देनी है। जिस प्रकार की शिक्षा बचपन से ही घर में परिवार से बच्चे को दी जाती है, आगे चलकर वही उसके व्यक्तित्व में दिखाई देने लगती है। इसके अंतर्गत बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ ही उसका मानसिक विकास का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खिला पिलाकर बच्चे को शारीरिक रूप से तो हष्ट पुष्ट बनाया हुआ है और वो मानसिक रूप से पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। उस मानसिक रूप से विकसित होने से तात्पर्य होता है कि उसके सोचने समझने की शक्ति का पूर्ण विकास हो जाए, उसे पता चल जाए कि क्या सही है क्या गलत है, तभी वो कोई भी कार्य ठीक प्रकार से कर सकेगा। यही सब बातें यानी कि उसके मानसिक विकास से संबंधित, शारीरिक विकास से संबंधित ये सारी बातें ही सम्मिलित रूप से किसी भी व्यक्ति या किसी भी बालक के व्यक्तित्व और उसके चरित्र में अलग से ही दिखाई पड़ती है और इन्हीं दोनों का मिला जुला रूप ही क्या कहलाता है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आते हैं मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। आजकल साइकोलॉजी का ज्ञान होना सभी को बहुत ज़रूरी होता है। मनोविज्ञान के अध्ययन से मनुष्य के व्यवहार को समझने का ज्ञान
आ जाता है, क्योंकि सभी लोगों की प्रकृतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कराया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, एक दूसरे से भिन्न होता ही है, उसके व्यवहार अलग अलग होते हैं, इसीलिए सबके व्यवहार का अध्ययन होना बहुत ज़रूरी होता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत यह ज्ञान कराया जाता है कि कोई भी व्यक्ति किस सिचुएशन में किस किस प्रकार से व्यवहार कर सकता है, किस किस प्रकार से रिएक्ट कर सकता है। तो इस सब बातों का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत कराया जाएगा, जो हमें गृह विज्ञान में भी करना होता है। नेक्स्ट आता है नंबर 7, गृह प्रबंध। इसके अंतर्गत गृह प्रबंधन का अध्ययन कराया जाता है। गृह प्रबंध के अंतर्गत घर के कार्यों की व्यवस्था बना ली जाती है, जिसमें योजना बनाना, नियंत्रण, मूल्यांकन सम्मिलित है। सभी के कार्यों का वर्गीकरण करना, बजट बनाना, श्रम, शक्ति तथा धन की बचत हो, इस प्रकार से गृह प्रबंध किया जाता है। गृह प्रबंध के अंतर्गत हम क्या कार्य करते हैं? जितने भी हम घर के कार्य होते हैं उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं, यानी कि उसकी एक योजना बना लेते हैं कि किस किस प्रकार से कौन से कार्य करने हैं, कब करने हैं। उनका वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि किस व्यक्ति को कौन कौन से कार्य करने हैं या किस समय पर कौन से कार्य करने हैं। बजट बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी श्रम, शक्ति और धन, इन सब की बचत होती है। ये सब चीज़ें हमारे गृह प्रबंध के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इसकी उपयोगिता या इसका महत्व या इसका लाभ भी इसको बोल सकते हैं। गृह विज्ञान के अध्ययन का महत्व या लाभ या उपयोगिता, यानी कि इसका अध्ययन करने से हमें क्या लाभ होगा, क्या इसकी उपयोगिता होगी तथा क्या इसका हमारे जीवन में महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। नंबर 1, कुशलतापूर्वक गृह संचालन होता है, जिससे परिवार का वातावरण स्नेहिल, सुखद एवं सुव्यवस्थित बन जाता है। गृह विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत हमें ये सिखाया जाता है कि हम किस प्रकार से अपने घर का संचालन कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। अगर हम अपने घर का संचालन कुशलतापूर्वक करेंगे, गृह प्रबंधन कुशलतापूर्वक करेंगे, तो हमारे घर के परिवार के सभी व्यक्ति खुश रहेंगे, जिससे परिवार का वातावरण कैसा रहेगा, स्नेहपूर्ण और सुखद रहेगा, और हमारे परिवार में जो भी कार्य होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, सभी सुव्यवस्थित तौर पर होती रहेंगी। नंबर 2, उपलब्ध धन एवं अन्य पारिवारिक साधनों का अधिकतम सदुपयोग होता है। इसके अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि हम उपलब्ध, जितनी भी हमारे पास उपलब्ध साधन है, चाहे वो धन है या फिर कोई अन्य साधन है, तो उन सब का हम प्रयोग करके किस प्रकार से अपने परिवार को चला सकते हैं, या कितने कम साधनों के द्वारा हम अधिक से अधिक उनका सदुपयोग करके अपने परिवार को ठीक रूप से चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 3 है, भोज्य पदार्थों की उचित विधियों से बनाने का ज्ञान प्राप्त होता है। भोज्य पदार्थ, जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं, सबके पोषक तत्व अलग अलग होते हैं। किसी में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, किसी में विटामिन अधिक होते हैं, किसी में खनिज लवण अधिक होते हैं। तो इसी वजह से उनकी जो बनाने की विधियाँ होती हैं, उनको बनाने के मेथड जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। क्योंकि अगर हम जैसे हमारे विटामिन वाले जो पदार्थ होते हैं, अगर हम उन्हें अधिक देर तक आंच पे पकाते हैं तो जो इतने भी हमारे विटामिन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इनकी जो भी विधियाँ हैं उन सब के बारे में गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता है कि हमारे जो भी भोज्य पदार्थ हैं, हमें उचित विधि द्वारा कौन सा भोज्य पदार्थ किस प्रकार से बनाना चाहिए। नंबर 4 है, फल सब्जियों के संरक्षण की कला की जानकारी देना। फल और सब्जियों के संरक्षण की जानकारी, संरक्षण यानी कि किस प्रकार से हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक, इन सब की जानकारी इसके अंतर्गत दी जाती है। नंबर 5 है, बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। गृह विज्ञान के अध्ययन इससे हमें यह लाभ पता चलता है, इसके अध्ययन में हमें यह पता चलता है, जैसे पहले हमने पढ़ा कि मातृकला और बाल मनोविज्ञान का हमने इसके अंतर्गत अध्ययन किया है, तो हमें पता चलेगा अगर हम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे कि हमें बच्चों का संपूर्ण विकास, चाहे संपूर्ण विकास यानी सर्वांगीण विकास से मतलब है संपूर्ण विकास, जिसके अंतर्गत आते हैं शारीरिक हो, मानसिक हो, चारित्रिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार का विकास हो, किस प्रकार से किया जाता है, जिसके द्वारा ही एक बच्चे का चरित्र या एक बच्चे का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से बनता है। नंबर 6, इसके अंतर्गत समय का सदुपयोग करना। इसके अंतर्गत हमें विभिन्न कलाओं के बारे में सिखाया जाता है, ज्ञान कराया जाता है, जिसके द्वारा हम अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं।
साथ ही साथ समय का सदुपयोग करने के साथ साथ हम धन भी कमा सकते हैं। नंबर 7, गृह सज्जा के नियमों का पालन करके गृह की सुंदरता को बढ़ाना। विभिन्न प्रकार की गृह सज्जा के जो नियम होते हैं उसका अध्ययन इसके अंतर्गत कराया जाता है और उनके द्वारा हम अपने घर की सुंदरता को कैसे बढ़ा सकते हैं इसका अध्ययन इसके अंतर्गत कराया जाता है। गृह सज्जा के जो नियम होंगे वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नंबर 8 है परिवार के सदस्यों के लिए आयु, मौसम व धन के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करना। इसके अंतर्गत वस्त्रों के जितने भी प्रकृति होती है, किस प्रकार की होती है, उसका अध्ययन कराया जाता है। उनका चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए, हमारे सदस्य, घर के जो सदस्य हैं उनकी आयु के अनुसार, मौसम के अनुसार और या फिर जितना धन हमारे पास है उसके अनुसार ही हमें वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। इन सब की जानकारी हमें दी जाती है। नंबर 9 है परिवार के सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त एवं संतुलित आहार प्राप्त होता है। अगर गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन के अंतर्गत हमें यह सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हम अपने पास उपलब्ध साधनों में अपने परिवार के सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करें और उनको एक संतुलित आहार प्रदान करें ताकि वो सभी स्वस्थ रहें। नंबर 10 है गृह और गृह के सामान तथा सामग्री की स्वच्छता, यानी कि इसके अंतर्गत घर में जितने भी सामान है, जितनी भी सामग्री है उसकी स्वच्छता का अध्ययन कराया जाता है तथा उनकी उचित देखभाल से रोगों से बचाव होता है। अब जितना भी हमारा घर और घर का सामान स्वच्छ होगा उतने ही रोगाणु या कीटाणु जो भी होते हैं वो सब हमारे घर परिवार के सदस्यों से दूर रहेंगे, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहेगा और हमारा जो शरीर होगा वो स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से गृह विज्ञान के अध्ययन से हमें बहुत सारे हमारे लाभ होते हैं तथा इसकी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगिता है। इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट होता है।